सुबह का समय था। बिरजू अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी अनीता उससे बोली, अजी सुनते हो, शाम को जब घर आना तो थोड़ा सा राशन भी खरीद कर ले आना। अनीता, तुम्हें पता है कि इस वक्त मेरी जेब में पैसे नहीं है। हाँ, मैं घर की आर्थिक स्थिति जानती हूँ जी, लेकिन चमकी सिर्फ 10 वर्ष की है। वो तो आर्थिक स्थिति का मतलब भी नहीं समझती। कल रात भी मेरी बच्ची भूखी ही सोई थी। ठीक है अनीता, मैं कोशिश करूंगा कि जमींदार से कुछ पैसे एडवांस में ले लूं। शाम के समय बिरजू जमींदार से बोला, जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे बिरजू, ऐसा कौन सा दिन नहीं जाता जब तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं होती है? जमींदार साहब, कल से मेरे घर पर खाना नहीं बना। मुझे और मेरी पत्नी को तो भूखे रहने की आदत हो गई है, लेकिन मुझसे अपनी बेटी की भूख नहीं देखी जाती। तुमने मुझसे कुछ समय पहले अपनी पत्नी की बीमारी के लिए कर्ज लिया था। तुम्हारी पत्नी तो ठीक हो गई, लेकिन तुम मुझे वो कर्ज नहीं चुका पाए। लेकिन इसके बदले मैंने अपना खेत भी तो आपको गिरवी रख कर दिया था ना। शायद आप नहीं जानते कि एक किसान का खेत उसके लिए उसका जीवन होता है। बिरजू की बात सुनकर जमींदार क्रोधित होते हुए बोला, एक तो तुम्हारे ऊपर एहसान करूं, ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुनूं। नहीं, मैं 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। तुमने अपना खेत मुझे गिरवी रख कर दिया, लेकिन उसी खेत में मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारा घर चलता रहे। लेकिन अब बस बहुत हो गया। क्या मतलब यही कि तुम्हारे मुताबिक एक किसान के लिए उसका खेत उसका जीवन होता है। मैं तुम्हारा खेत तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। जमींदार की बात सुनकर बिरजू खुश हो गया, मगर उसकी ये खुशी कुछ ही देर में हवा हो गई। गांव के आखिरी छोर पर जो मेरी जमीन पड़ी है ना, आज से वो तुम्हारी। जाओ, जाकर उसमें अनाज उगाओ, फल उगाओ, सब्जियां उगाओ, मगर इस वक्त यहाँ से रफा दफा हो जाओ। ऐसा मत कीजिए, वो जमीन तो बंजर है, और बंजर जमीन पर हल चलाना भी किसान का ही जीवन होता है। बिरजू ने जमींदार के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन जमींदार का दिल नहीं पसीजा। बिरजू चुपचाप अपने घर चला आया और रोते हुए सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए बोला, अब तुम ही बताओ अनीता, मैं क्या करूं? कुछ मत कीजिए। जमींदार ने आपको चुनौती दी है। आप उस बंजर जमीन की छाती फाड़कर उसमें जमींदार को अनाज उगा कर दिखा दीजिए, तो उसका भी मुंह बंद हो जाएगा। बिरजू पूरी रात जागता रहा, मगर उसी रात अचानक उस बंजर जमीन पर आसमान से एक छोटा सा स्पेसशिप उतरा। उस स्पेसशिप में 2 एलियन जैसे दिखने वाले, जिसमें एक महिला और एक पुरुष थे, उतर आए। पुरुष एलियन महिला की ओर देखकर बोला, हमारे ग्रह में तो बताया गया था कि पृथ्वी पर बहुत सारी हरियाली है, मगर ये बंजर जमीन तो हमारे ग्रह की याद दिला रही है। पहले हमें यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और हमें इंसानों की भाषा भी बोलने आनी चाहिए। हमें तुरंत गोली को खा लेना चाहिए, नहीं तो हम पृथ्वी पर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। महिला एलियन की बात सुनकर पुरुष एलियन ने तुरंत गोली महिला एलियन को पकड़ा दिया और दोनों ने वो गोली निगल ली। गोली निगलते ही वो दोनों गांव के ही एक पुरुष और स्त्री में परिवर्तित हो गए। सुबह होने वाली है, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी सी छानबीन करके आता हूँ। इतना बोलकर वो पुरुष एलियन वहाँ से चला गया। और गांव और इंसानों के बारे में जानकारी एकत्रित करने लगा। बहुत देर के बाद उस पुरुष को बहुत तेज भूख लगने लगी। पता नहीं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, शायद इस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का असर है। इतना बोलकर वो खाने पीने के सामान को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक समोसे की दुकान पर पड़ी।
इससे तो बहुत अच्छी महक आ रही है। जरूर ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा और कुछ नया भी दिखता है। पुरुष एलियन सीधा समोसे की दुकान पर चला गया। ये क्या है? पागल हो गए हो क्या? अरे समोसा है भैया। देखने में तो बहुत ही सुंदर है, खाने में भी स्वादिष्ट ही होगा। अरे भैया खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो जाकर काम करो। दुकानदारी का टाइम है भैया। हाँ हाँ, मुझे खाना है। दुकानदार ने उसे 4 समोसे पकड़ा दिए। 4 समोसे खाकर वो पुरुष एलियन खुश होता हुआ अपने आप से बोला, अरे वाह, मजा आ गया। 4 समोसे और पैक कर दो भैया। दुकानदार से 4 समोसे पैक करवाकर एलियन वहाँ से जाने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? पैसे कौन देगा? पैसे? कैसे पैसे? ये क्या होते हैं? सीधी तरह से पैसे दे। 4 समोसे खाए हैं और 4 पैक भी कराए हैं। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। ये क्या बदतमीजी है? देखिए ना मुखिया जी, ये पूरे 4 समोसे खा गया और 4 समोसे पैक भी कराए हैं और पैसे नहीं दे रहा। मुखिया उस एलियन की ओर बहुत गौर से देखने लगा, जो कि इंसानों की शक्ल में था। अरे भैया, ये इस गांव का तो नहीं लगता। हो सकता है कि इस गरीब के पास पैसे ना हो। क्या नाम है तुम्हारा? अगर मैं इन्हें अपना नाम बताऊंगा, इन्हें तो फिर शक हो जाएगा। मुझे पृथ्वीवासी का ही नाम बताना चाहिए। मेरा नाम रामू है, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। चलो मेरे साथ। मुखिया एलियन को अपने घर ले आया। मगर घर पर बिरजू को देखकर मुखिया अचानक चौंकते हुए बोला, अरे बिरजू, क्या तुम आज खेत पर नहीं गए? बिरजू सारी घटना मुखिया को बताता हुआ बोला, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? जमींदार ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है बिरजू। मुझसे क्या चाहते हो? मुखिया जी, मुझे इतनी रकम दे दीजिए ताकि मैं उसमें कुछ बीज खरीद सकूं। मैं उस जमींदार को दिखाना चाहता हूं कि किसान बंजर जमीन की छाती फाड़ कर भी अनाज उगा सकता है। मुखिया तुरंत कुछ पैसे बिरजू को पकड़ाते हुए बोला, और साथ में इस बेचारे रामू को भी ले जाना। ये इस गांव में नया है, इसके पास पैसे नहीं है। एक से भले 2 अच्छे होते हैं। इतना बोलकर मुखिया रामू एलियन से बोला, क्या तुम बिरजू के साथ बिरजू के खेत में काम करोगे? शरीर से तो काफी हट्टे कट्टे नजर आते हो। उस एलियन ने मजबूरी में हाँ में सिर हिला दिया और बिरजू के साथ सीधा बिरजू के घर पर चला गया। मगर घर पर जाकर वो अपनी एलियन पत्नी को देखकर बुरी तरह से चौंक गया। बिरजू की पत्नी बिरजू से बोली, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आपको पता है, आज सुबह जब मैं उस बंजर जमीन पर गई थी, तब मुझे वहाँ पर ये बेचारी औरत मिली। इसका नाम विमला है। ये बेचारी भूखी थी तो मैं इसे घर पर ले आई। अरे मैं जब मुखिया जी से पैसे उधार मांगने गया तब मुझे रामू मिला। ये भी इस गांव का नहीं है। आज से ये हमारे साथ खेत में हाथ बटाएगा। एलियन ने बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया कि वो विमला उसकी ही एलियन पत्नी है। अगले दिन बिरजू उस एलियन रामू को अपने बंजर खेत पर ले गया। रामू, इस जमीन को खोदो। ये क्या है? अरे भैया, क्या एलियन हो क्या? अरे ये फावड़ा है, इससे जमीन खोदो। जैसे मैं तुम्हारे सामने खोद रहा हूँ ना, वैसे ही। इतना बोलकर बिरजू बड़ी मेहनत से जमीन खोदने लगा। एलियन रामू भी बिरजू को देखकर जमीन की खुदाई करने लगा। एलियन रामू की दोपहर के बाद हालत खराब हो गई। भैया, हमने तो सुना था कि यहाँ पर बहुत हेवी मशीनरी बन गई है। क्या तुम्हारे पास मशीन नहीं है? अरे भैया, किसान के लिए सबसे बड़ी मशीन ये फावड़ा ही होती है। उसके बाद बिरजू उस बंजर जमीन पर एलियन रामू के साथ मिलकर कड़ी धूप में हल चलाने लगा। कल हम यहाँ पर दोबारा आएंगे। तुम वाकई बहुत ही मेहनती किसान हो। चलो घर चलकर अब कुछ खाना खाते हैं। बिरजू एलियन रामू को घर पर ले आया। खाना खाकर
एलियन रामू खुश होता हुआ बोला, अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा है। अरे खाना आज विमला ने बनाया है। मुझे जैसे ही पता चला कि विमला को खाना बनाना नहीं आता, तो आज सारा खाना मैंने उसे बनाना सिखा दिया। बिरजू की पत्नी की बात सुनकर एलियन रामू चौंक पड़ा। अगले दिन वो एलियन रामू बिरजू के साथ फिर से उस बंजर जमीन पर मेहनत से हल चलाने लगा। कुछ दिन बाद और उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में वहाँ पर अनाज की फसल लहलहाने लगी। ये देखकर बिरजू बहुत ज्यादा खुश हुआ और एलियन रामू की ओर देखकर बोला, कैसा लग रहा है तुम्हें? आज मुझे जो खुशी प्राप्त हुई है मैं उसे बता नहीं सकता। चलो घर चलते हैं। एलियन रामू बिरजू के साथ घर चला गया। एलियन रामू और उसकी पत्नी को बिरजू और उसके परिवार के साथ रहते हुए काफी समय हो चुका था। एलियन रामू और उसकी पत्नी भूल चुके थे कि वो इस पृथ्वी के नहीं बल्कि एलियन थे। एक रात एलियन रामू अपनी पत्नी से बोला, हमें अब वापस चलना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इन इंसानों के साथ रहकर मैं तो भूल ही गया कि मैं एक एलियन हूँ और मैं पूरी तरह से एक किसान बनकर रह गया। लेकिन मुझे पृथ्वी पर आकर बहुत कुछ सीखने को भी मिला। पृथ्वीवासी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत मेहनती भी। और एक हम हैं। हमने अपने ग्रह को युद्ध की आग में झोंककर अपने ग्रह की जमीन को ही बंजर बना दिया और पृथ्वी पर हमला करने की सोचने लगे। और बेचारे इन पृथ्वीवासियों ने हमें ये सिखाया कि बंजर जमीन पर अनाज कैसे उगाया जाता है, बंजर जमीन को हरा भरा कैसे बनाया जाता है। चलो अब बताने का समय आ गया है कि हम दोनों कौन हैं। उन दोनों एलियन ने बिरजू और उसकी पत्नी को उठा दिया। क्या हुआ रामू? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ। एलियन रामू और उसकी पत्नी उन दोनों पति पत्नी को खेत में ले आए और अचानक रामू और उसकी पत्नी विमला के चेहरे एलियन में परिवर्तित हो गए। डरिए मत, हम दोनों पति पत्नी हैं और एलियन हैं। उस रात हमारी शिप आपकी बंजर जमीन पर ही उतरी थी। वैसे तो हम पृथ्वी पर हमला करने की नीयत से आए थे, लेकिन आपने एक एलियन को किसान बना दिया। अब हम भी अपने ग्रह पर जाकर किसानी करेंगे। आपने हमारी बहुत मदद की है और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। उस एलियन ने इतना कहा ही था कि तभी एक शिप बिरजू और उसकी पत्नी को दिखाई देने लगा। एलियन उस शिप से बहुत सारे हीरे निकाल कर ले आया और रामू के सामने रख दिए। ये हीरे हमारे ग्रह के लिए किसी पत्थर के टुकड़े के समान है, लेकिन आपकी पृथ्वी पर इसकी बहुत ज्यादा कीमत है। इसके बदले में मैं आपसे किसान की मेहनत का हुनर लिए जा रहा हूँ, जो हीरों से कहीं ज्यादा कीमती है। इतना बोलकर वो एलियन और उसकी पत्नी शिप में बैठ गए और शिप बिजली की रफ्तार से गायब हो गया। कुबेरपुर गांव में रामू नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहा करता था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। रोज सुबह वो दिन की शुरुआत उनका नाम लेकर ही करता था। एक दिन रामू भगवान की पूजा समाप्त करने के बाद बैठा, तभी उसका बेटा लखन वहाँ आता है। पिताजी, आप ये रोज किनके ध्यान में बैठे रहते हैं? बेटा, ये हमारे इष्ट देव हैं और सब जीवों के नाथ भोलेनाथ हैं। अच्छा, और आप इनका पूजन क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया है लखन तुमने। तो बताइए पिताजी कि इनका नाम क्या है? ये भगवान शंकर हैं। अनेक नाम हैं उनके। कोई उन्हें महादेव कहता है, तो कोई नीलकंठ, तो कोई नटराज। और उनकी भोली मुस्कान और सरल स्वभाव को देख भक्त उन्हें प्यार से भोलेनाथ कहते हैं। अच्छा, और इनका पूजन क्यों किया जाता है? हर किसी का अपना कारण होता है बेटा। कोई सिर्फ प्रेम में आकर करता है, तो कुछ अपने दुखों को कम करने की गुहार लगाने के लिए करते हैं। जितने लोग उतनी वजह होती है। और आप पिताजी? मैं तो बस इनके कई भक्तों में से एक छोटा सा भक्त हूँ बेटा। इनसे प्रेम और भक्त भगवान का रिश्ता है मेरा।
पूजा करके बस इन्हें बताता हूँ कि मेरा इनसे प्रेम कितना है। अच्छा, मैं भी उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। सीता लखन और रामू की बात सुनकर आती है और कहती है, बेटा लखन, अगर तुम्हें ये बताना है तो उनके वाहन नंदी जी के कान में ये बात कहनी होगी। वो क्यों माँ? क्योंकि नंदी जी की बातें भोलेनाथ सबसे पहले सुनते हैं। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर लखन वहाँ से चला जाता है। देखती हो सीता, कैसे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। बस मेरे प्रभु लखन पर ऐसे ही कृपा रखे। चलिए जी, अब आपको हल भी चलाना है आज खेतों में बैलों के साथ। हाँ, सही कहती हो। तो अब शाम को भेंट होगी दोनों से। जी, भगवान की भक्ति, खेतों में मेहनत करना, 2 वक्त का खाना, रामू के घर में सब इस जीवन से संतुष्ट थे, पर समय का चक्र कभी एक जगह थमता नहीं। 8 वर्ष बीत चुके थे। लखन अब 14 वर्ष का हो गया था और रामू की तबीयत इस वर्ष खराब थी। अब इस वर्ष हम क्या करेंगे? आपकी तबीयत सही नहीं है और हमारे दोनों बैल भी बूढ़े हो चुके हैं। नए बैल खरीद नहीं पाएंगे हम, और आपकी तबीयत भी। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? शांत हो जाओ बेटा, चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करें हम? आप इतनी दिक्कत में हैं, चिंता तो होगी ही ना। आप इतने शांत कैसे हैं पिताजी, वो भी इस विपत्ति के समय में? बेटा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी विपत्ति छाए तब अपने विवेक को मत खोना। अगर विवेक खो दिया तो विपत्ति का हल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस समय क्या किया जाए, आप ही बताइए। इसका उपाय मैं इस अवस्था में तो नहीं कर सकता, और लखन भी अभी छोटा है। अब तो बस प्रार्थना कर सकता हूँ मैं मेरे नाथ से, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। लखन अपने पिता की भक्ति देख भावुक हो जाता है और उसे याद आता है कि बचपन में किस तरह वो नंदी जी के कान में अपने पिता के प्रेम को भगवान को बताने कहता था। लखन वहाँ से सीधे मंदिर चला जाता है। हे भगवान, मैं बचपन से अपने पिता का आपके प्रति प्रेम बताने आता था, पर आज इस कठिन परिस्थिति को संभालने का मार्ग मांगने आया हूँ। कोई रास्ता दिखाए भगवान। लखन, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान नजर आते हो? कुछ नहीं पुजारी जी, बस पिताजी की तबीयत खराब थी ना, तो मैं यहाँ भगवान से मार्ग मांगने आया था। वो भोलेनाथ हैं, भक्तों पर उनकी कृपा रहती है। तुम चिंता मत करो। तुम अगर गुहार ना भी लगाओ तो भी भोलेनाथ तुम्हारे पिताजी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द तुम्हें कोई मार्ग दिखाएं। जी पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। लखन पुजारी जी की बातें सुनकर कुछ शांत हुआ और घर की तरफ निकल पड़ा। तभी उसे रास्ते में एक विभूति लगाया हुआ योगी अपने बैल के साथ खड़े दिखते हैं। बाबा, क्या बात हो गई? कोई परेशानी है क्या? बेटा, परेशानी तो नहीं है, बस मेरे इस मित्र ने जल ग्रहण नहीं किया तो थक गया है इस प्रचंड धूप में। यहाँ आसपास कोई तालाब या नदी होगी? बाबा, यहाँ कोई नदी तो नहीं है, पर यहाँ पास में ही मेरा घर जरूर है। आप वहाँ चलिए, आपका और मित्र का जलपान वहीं हो जाएगा। पर बेटा, तुम परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं, मैं कुछ और सोच लूंगा। बाबा, इसमें सोचना कैसा? मेरा घर पास है और आपका मित्र प्यासा है। बस अब आप मेरे साथ चलिए। बहुत अच्छी बातें करते हो बेटा। तुम्हारे माता पिता तुम जैसा पुत्र पाकर अति प्रसन्न होंगे। ये तो उन्होंने ही सिखाया है मुझे कि हर जीव भगवान शिव का ही अंश है, और इसी वजह से हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। अति उत्तम। आओ चलते हैं तुम्हारे निवास पर। जी बाबा। लखन बाबा को अपने घर ले जाता है
और उस बैल को बाहर पानी पिलाकर बाबा को घर के अंदर आने के लिए कहता है। रामू के बीमार होने की वजह से वो अपने कमरे में ही था। सीता बाबा के लिए पानी और मिठाई लाती है। बहुत बढ़िया मिष्ठान है बेटी। धन्यवाद बाबा। बाबा, आप यदि चाहें तो यहीं ठहर जाइए। अब आप इस समय निवास स्थान कहाँ ढूंढेंगे? मैं तो वैरागी हूँ पुत्र। ये आसमान ही मेरी छत है और धरती मेरा घर। तुम मेरी चिंता ना करो। क्या घर में बस तुम 2 ही जन रहते हो? नहीं नहीं, लखन के पिता भी हैं। लखन के पिता अभी बीमार हैं। वो कमरे में ही आराम कर रहे हैं। लखन के संस्कार देखकर मुझ में उसके माता पिता से मिलने की इच्छा जाग गई, तो मैं यहाँ चला आया। आइए बाबा, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। कौन आया है सीता? कोई संत आए हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। रामू जैसे ही बाबा को देखता है, उसकी आंखों में आंसू झलक आते हैं और बाबा के चेहरे पर वही सरल मुस्कान आ जाती है। क्या बात है पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? पता नहीं बेटा, पर ऐसा लगता है कि जिसकी तलाश थी आज तक, वो आज मिल गया हो। अब मैं विदा लेता हूँ। आप सभी ने बहुत सेवा की। आपने आकर घर की शोभा बढ़ा दी बाबा। यदि फिर कभी आना हुआ तो यहाँ अवश्य आइएगा। प्रणाम बाबा। सीता और लखन भी रामू के साथ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह लखन देखता है कि बाबा का बैल वहीं है। माँ, पिताजी, क्या हुआ बेटा? देखिए ना, बाबा अपने मित्र को यहीं भूल गए हैं। पर वो इसे साथ क्यों नहीं ले गए? बाबा इसे भूले तो नहीं होंगे। इसकी देखभाल करते हैं। एक काम करते हैं, हम इसकी देखभाल करते हैं ताकि जब कभी वो वापस आए तो उनका मित्र उन्हें अच्छी सेहत में दिखे। जैसा आप कहें पिताजी। सीता, जब से बाबा यहाँ आकर गए हैं, मेरी सेहत कुछ ठीक लगती है, पर दर्द अब तक है। खेतों का काम तो नहीं कर सकता, पर एक बार अपने 2 बैलों को ले जाकर देखता हूँ। मैं भी चलूंगा पिताजी। तो आप दोनों जाकर आइए, मैं तब तक खाना तैयार कर लेती हूँ। रामू लखन के साथ खेत में जाता है। दोनों बूढ़े बैल हल चला नहीं पा रहे थे और रामू भी थका लग रहा था। तभी वहाँ बाबा के साथ आया बैल आ जाता है। लखन दौड़ता हुआ रामू के पास आता है। पिताजी, क्या बात है बेटा? देखिए, बाबा का बैल भी यहाँ आ गया। आप इसे हल चलाने क्यों नहीं देते? नहीं बेटा, हम इसे हल चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बाबा इसे हमारे पास छोड़ गए हैं। ये उनकी धरोहर है। तभी वो बैल हल छूता है। अब तो ये भी कह रहा है पिताजी, आप एक बार कोशिश तो कीजिए। जब ये नहीं करना चाहेगा तब हम हल हटा देंगे। ठीक है बेटा। रामू ने लखन के कहे अनुसार बैल पर हल लगा दिया। देखते ही देखते घंटे भर में उसने अकेले ही सारा काम कर दिया। ये देखकर रामू चकित रह गया और लखन बहुत ज्यादा खुश हो गया। माँ, पता है आज क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई? नंदी ने सारे खेतों का काम अकेले ही कर दिया, वो भी घंटे भर में। क्या? सच में? हाँ सच। मानो दर्जनों बैलों का बल एक इस अकेले में है और इतना काम करके भी ये थका नहीं। ये तो स्वयं भोलेनाथ की कृपा लगती है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ माँ, कल ही मैं मार्ग मांगने मंदिर गया था और समस्या का पूरा हल मिल गया। अब इस वर्ष बहुत बढ़िया फसल होगी। अपने हालात बदलते देख रामू और सीता की आंखों में आंसू आ गए। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया।
और इस वर्ष रामू की फसल सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन थी। रामू को काफी धन प्राप्त हुआ। कुबेरपुर का एक बड़ा जमींदार कुंभ ये सूचना सुनकर रामू के घर आता है। क्या बात है कुंभ, कैसे आना हुआ? कुछ हुआ नहीं, बस सूचना मिली कि तुम्हारी फसल इस गांव में सबसे ज्यादा हुई है, तो बस वही जानने आया था कि अगर कोई तरीका जानते हो तो हमें भी बताओ, पूरा गांव आगे बढ़ेगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आखिर ये हुआ कैसे? वो ऐसे कि हमारे घर भगवान की कृपा से एक बैल आया है। इसमें मानो दर्जनों बैलों की शक्ति हो। बस जब से इसने हल चलाया मेरे खेतों में, तब से फसल बढ़ गई। अच्छा, हाँ कुंभ। रामू, ऐसा करो, इस बैल को मुझे दे दो, मैं अच्छी कीमत दूंगा इसकी, और आखिर मेरे पास जमीन भी तो बड़ी मात्रा में है। कुंभ, मैं तुम्हें इस बैल को बेच नहीं सकता। ये बैल जिन बाबा का है वो इसे लेने जरूर आएंगे, और तब तक हम बस इसका ध्यान रख सकते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि सारा लाभ खुद रखना चाहते हो? बहाने मत बनाओ। और अगर इसका मालिक कोई और है तो तुम इससे अपने खेतों में क्यों काम करवा रहे थे? आप जो सोचना चाहें सोच सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि ये बैल हमारे पास बाबा की धरोहर है जिसका हमें ध्यान रखना है। और जहां तक रही बात इससे काम करवाने की, तो ये हल उसने खुद चुना है। तो तुम बहाने बनाते रहोगे? मैं चलता हूँ, यहाँ बात करके कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कुंभ वहां से घर चला जाता है और रात होने पर दो व्यक्तियों के साथ रामू के बैल को छुपकर ले जाने लगता है। तुम दोनों इसे ये नाथ पहनाओ और ले चलो इसे। जैसे ही वो दोनों उसे नाथ पहनाने जाते हैं, वो रस्सी अपने आप छोटी हो जाती है। ये क्या? ऐसा करो, इसे उठाने की कोशिश करो। वो दोनों उसे धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैल तनिक भी नहीं हिलता। मानो पूरी धरती का भार लिए बैठा हो कुंभ जी। मैं तो इसे इस जगह से हिला भी नहीं पाऊंगा। लगता है रामू सही कह रहा था, ये अवश्य कोई दिव्य जानवर है। तभी वो बैल तीनों को मारता है। कुंभ और दोनों चोर चिल्लाकर वहां से भाग जाते हैं। इस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। रामू का परिवार पुनः सुखी हो गया था। लखन अब युवा आयु में आ चुका था। एक सुबह वो बैल वहां से गायब हो गया। पिताजी, पिताजी! क्या हुआ लखन? हमारा नंदी कहीं चला गया है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिला। अब हम उन बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? लगता है तुम अब तक समझे नहीं बेटा। बाबा नंदी को हमारे पास छोड़ गए थे, और अब जब तुम युवा अवस्था में आ चुके हो तो तुम्हें खुद परिश्रम करना चाहिए। पर पिताजी। बेटा, भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पर पूरी नजर रखते हैं, और अगर कोई उनका भक्त ना भी हो और पीड़ा में हो तो वो कभी भेद नहीं करते। उस दिन उसके जाने का समय नहीं था तो वो बैल हमारे पास रुका, और अब जब उसके विदा लेने का समय आ गया था तो वो जा चुका। रामू और लखन को अपने सिर पर एक स्पर्श महसूस हुआ, मानो ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। दोनों की आंखों में आंसू भर आए और वो दोनों हाथ जोड़कर प्रभु की जय जयकार करने लगे।